हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्लास 11th का स्टैटिस्टिक का मैंने रिवीजन कराया है। अगर जिसने भी नहीं देखा वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो बहुत लंबा ना हो और उसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो जाए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप लोग स्टैटिस्टिक्स के वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हाफ ईयरली एग्जाम में कौन कौन सी यूनिट कवर हो रही है आपकी वो देख लेते हैं। तो यूनिट 3 तक मैंने आपको ऑलरेडी स्टैट्स में पढ़ाया है और आपका एक ही एग्जाम होगा जिसमें स्टैट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 3 यूनिट आपको स्टैटिस्टिक्स के करा दिए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 यूनिट आ रही है। पहला तो एक इंट्रोडक्शन जिसमें 2 चैप्टर्स हैं और उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और हम बारी बारी सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पढ़ना होता है कि आखिर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली ये थियोरी से रिलेट करता है, जबकि इकोनॉमी हमारे नॉर्मल जो हम इकोनॉमी अपने देखते हैं, हमारी जैसे इंडिया की इकोनॉमी होगी और हम फैक्ट्स की बात करते हैं। तो ये दोनों तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि आखिरकार हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है जिसके बारे में हम बात करेंगे या हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है स्कैर्सिटी और चॉइस की। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये एक सिचुएशन होती है। Scarcity is a situation where demand for a resources is much more than its availability and it is called the scarcity of resources। इसका मतलब है कि resources की जितनी availability है उसके अकॉर्डिंग जो है उससे ज़्यादा डिमांड है, तो जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं। इसको हम बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज मार्केट में आप कुछ खरीदने जा रहे हो और अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा उस चीज़ की बढ़ जाए और उस दुकानदार के पास आपकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सामान ही ना हो, तो उसके पास क्या हो जाएगी, उसके पास रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है अक्सर इकोनॉमिक में। और जो भी हमारी प्रॉब्लम, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम किसे कहते हैं, तो एज अ ह्यूमन सबके वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं और उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं और उन लिमिटेड रिसोर्स को हम कैसे अल्टरनेटिव यूज करें, यही है हमारी पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम। इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है यही है कि किस तरीके से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसका अल्टरनेटिव यूज करें। तो ये है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का और जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज और उनको इस मैनर में हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज करें जिससे हमारे जो ह्यूमन है या हमारे कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सके और उससे जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। तो हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों से हमारी इकोनॉमी बनती है और ये इन दोनों का यही है मेन मोटो कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज का हम यूज करें ताकि हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसी चैप्टर में आपके 2 डिफरेंसेस हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। जैसे कि ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है तो इसमें आपको ये बेसिक डिफरेंस आनी चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है हमारे इंडिविजुअल एक्शन और हमारे स्मॉल ग्रुप या इंडिविजुअल्स पर डील करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है हमारे होल और हमारे पूरे सिंगल यूनिट, लेकिन उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस उसमें होते हैं। ये कंसर्न करता है जैसे कि पर्टिकुलरली इसका एग्जांपल क्या है, हाउस होल्ड फॉर्म्स एंड इंडस्ट्री। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इससे रिलेटेड चीज़ों पे हम बात करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये डिमांड साइड हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी चाहते हैं और सप्लाई साइड हम चाहते हैं मिनिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है, जबकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, मार्केट में हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो, वो फेवरेबल हो। तो अभी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी डिटेल में पढ़ना नहीं है, आप जब 12th में जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन अभी आपको डिफरेंस के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ हमारा क्या डिफरेंस है कि हम इसमें प्राइस मैकेनिज्म
और डिमांड और सप्लाई की हेल्प से हम इसमें देखते हैं कि कैसे प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। और यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के डिटर्मिनेशन से देखते हैं कि किस तरीके से हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम लेवल पे आता है। अजम्पशन क्या है, इसमें रेशनल बिहेवियर होता है हर एक इंडिविजुअल का, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एक एग्रीगेट लेवल पे बात करता है, तो ये एक एग्रीगेट वॉल्यूम बताता है हमारे पूरे इकोनॉमी के आउटपुट को। यहाँ पे अगर हम एग्जिस्टेंस देखें तो फुल एम्प्लॉयमेंट की होती है, लेकिन हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्जिस्टेंस है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की नहीं होती है, ये एक प्रूव नहीं किया गया है। अब हम आते हैं जैसे में हमने को ने मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस देखे, वैसे ही आपको इस चैप्टर में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के भी डिफरेंस को देखना पड़ेगा, और ये डिफरेंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बेस्ड होता है फैक्ट्स पे, डेटा पे, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये हमारे ओपिनियन और जजमेंट पे बेस्ड करता है। ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का होता है, जबकि ये हमारा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का नहीं होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है, जबकि ये हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव आइडियाज देता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं व्हाट आउट टू बी। तो ये सारे आप पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए आपको हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे हम स्टेटमेंट, टेस्ट, प्रूफ ये सब देखते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये रियल वर्ल्ड डेटा को वेरीफाई करता है। यहाँ पे हम डेटा को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये साइंस बेस्ड होता है, और ये हमारा सोशल साइंस जजमेंटल ओपिनियन होता है। ये हमारे रियलिस्टिक सिचुएशन को डील करता है, जबकि ये हमारा आइडियल सिचुएशन को डील करता है, और ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और जबकि ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए इसके बारे में बात करता है। तो ये दोनों आपको डिफरेंसेस देखने हैं, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम हमने अभी देखा कि हमारे जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, वांट्स हमारे अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और कैसे हम उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है हमारी कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की। तो सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम है। एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें, यानी कि ये प्रॉब्लम हमारे जनरली गवर्न करता है कि जो हमारे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे वो किस मैनर में होंगे कि जिससे हमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा मिल सके। दूसरा प्रॉब्लम है कि हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस किससे डील करता है, हमारी इकोनॉमी में 2 प्रोडक्शन मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक तो कैपिटल और एक लेबर। तो उसको किस तरीके से यूज करके हम मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट कर सके, वो भी कैसे, मिनिमम कॉस्ट पे। तो ये सबकी सारे प्रोड्यूसर की एक यही मेन प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट कर सके, वो भी कम से कम लागत में या मिनिमम कॉस्ट में। तो ये तो हमारा दूसरा प्रॉब्लम हो गया। और तीसरा है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये किससे रिलेट करता है, ये इस फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस का मतलब कि जो भी सबसे अर्जेंट नीड्स है, यानी कि बहुत सारे हमारे नीड्स होते हैं, लेकिन जो अर्जेंट नीड्स है हम उससे जो हमारे लिए उस टाइम के लिए जरूरी है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो एग्जाम में आपको स्पेशली पूछा जाएगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी हाउ टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन करिए या डिफाइन करिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि लेबर एंड कैपिटल हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और उनको हम किस तरीके से प्रोड्यूस करें कि ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सके मिनिमम कॉस्ट में। ऐसे ही आपको ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी में तीनों में से कोई एक के बारे में भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन करने को 2 के बारे में भी पूछ सकता है, तो इसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका मतलब होता है कि किसी एक चीज को हमको बढ़ाने के लिए अगर हम दूसरी चीज को हम कितना फॉरगॉन कर रहे हैं। जैसे कि हमें 2 चीज खरीदनी है, हम मार्केट में जा रहे हैं और हमारे पास जो पैसे हैं, अचानक से हमें एक चीज को ज्यादा खरीदना पड़ रहा है, तो हमें दूसरी चीज की कटिंग करनी पड़ेगी। तो उसी को हम बोलते हैं कि एक चीज को हमें ज्यादा खरीदने के लिए हम दूसरी के कितनी कटिंग कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद आपको इसमें पढ़ना है प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को हम प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कि प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है या फ्रंटियर होता क्या है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सभी कॉम्बिनेशन का, वो भी 2 गुड्स का जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और वो भी गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। हमें जो भी हमारे पास गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके जो हम
दो गुड्स को बनाते हैं और उसी को हम ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ये कुछ अजम्पशन पे काम करता है, जैसे कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स है प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स एक्स एंड गुड वाई, एंड हमारे यहाँ सिर्फ दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल। उसके साथ साथ स्टेट हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो फिक्स्ड है इकोनॉमी में, और रिसोर्सेज हमारे फुल्ली इफिशिएंट और यूटिलाइज हैं, और रिसोर्सेज जो है हमारे स्पेशलाइज्ड हैं इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स के। तो कोई भी हमारे रिसोर्सेज जितने हैं वो हमारे वन गुड्स के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो ये इसके 3 4 5 एग्जाम्पशंस हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व में हमें सबसे पहले तो एक शेड्यूल पता होना चाहिए। शेड्यूल का मतलब होता है जब हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं कोई ग्राफ के लिए तो हम उसको शेड्यूल कहते हैं। अब प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी ग्राफ बनाने के लिए जो हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो वही हमारे यहाँ अगर सपोज हमारे पास प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी, हम इतने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं कमोडिटी ए कमोडिटी बी में, कि हम कितनी सारी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा। जीरो मतलब कमोडिटी हमारी जब ए की जीरो है तो हम बी की कितनी कमोडिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 15, तो यहाँ पे हमारा 15 आ गया। फिर जब हमारा कमोडिटी ए 1 पे है तो हम बी को कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो है 14। ऐसे ही 2 पे है तो 12। इस तरीके से जो हमारा कर्व बनेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व। और ये कैसा होता है, ये हमारा कॉनकेव होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन। उसके बाद हम चलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जी, अगर हम इस ग्राफ में अगर आपको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं तो उसको ये बोलते हैं, कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या है डेल्टा वाई और ये हमारा क्या है डेल्टा एक्स। अब कितने गुड वाई को एक्स्ट्रा या गुड एक्स को एक्स्ट्रा बनाने के लिए हमने कितने y को फॉरगॉन किया, यानी कि कितना y हमने कम कर दिया, उसी को बोलते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये हमें एडिशनल यूनिट बताता है कि हम कितने पे हमने क्या एक्स्ट्रा यूनिट बनाया है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ गुड्स सैक्रिफाइस, यानी कि नंबर ऑफ गुड्स हमने कितने सैक्रिफाइस किए एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड्स को बनाने के लिए। अगर हम इसको एल्जेब्रिकली देखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा y बनाने के लिए हमने y के कितने गुड को सैक्रिफाइस किया, उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये स्लोप ऑफ पीपीसी है। अब यहाँ पे हम मैंने दिखाया ये, इसको हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप ऑफ पीपीसी को हम क्या बोलते हैं, एमआरटी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व। तो स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व क्या है, एमआरटी। अब हम देखते हैं, अब एमआरटी में हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, और क्योंकि माइनस साइन को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारा एमआरटी का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस, और इसीलिए हम एब्सोल्यूट टर्म में कोई चीज यूज करते हैं। अब एमआरटी हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमारे पास अगर दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स एंड गुड वाई, और इनका जो अलग अलग हमारे यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, गुड एक्स की यूनिट 20 प्रोड्यूस हो रही है, और आफ्टर, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि इनिशियली जो पॉइंट ए है पहले 20 प्रोड्यूस कर रहा है गुड एक्स, और गुड वाई 80 प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन बी पे मूव करते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन हमारा एक्स है वो 30 यूनिट कर रहा है, और वाई कितना कर रहा है, 40 यूनिट कर रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है इसको, हमें एमआरटी निकालना है, यानी कि एमआरटी का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर हमें एक्स बनाना है तो हमने वाई को कितना सेक्रीफाइस किया। तो एमआरटी हम यहाँ पे एमआरटी निकालें तो एमआरटी क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई हमें चेंज बताता है, तो वाई में कितना चेंज हुआ, तो वाई में हमारा हमने चेंज कितना किया, 40 से 8, मतलब 80 से 40, इसका मतलब 40 माइनस 80, और डिवाइडेड बाई एक्स में कितना चेंज हुआ, 30 माइनस 20। तो हमारा कितना आएगा, ऐसे तो -40 अपॉन 10 आएगा, जिसको हम बोलेंगे 4/1। अब ये माइनस साइन यहाँ पे इग्नोर करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सेक्रीफाइस बता रहा है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट हमेशा नीचे 1 आना चाहिए, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ये x बनाने के लिए 4 y को सेक्रीफाइस किया गया है। तो इसको हम रेशियो में लिखते हैं, हमेशा एमआरटी को रेशियो में लिखेगा, कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 4y रेशियो 1x। इसका मतलब 1 एक्स्ट्रा यूनिट x बनाने के लिए 4 y को सेक्रीफाइस किया गया है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में बड़ा सा टेबल दे देगा और आपको बोलेगा कि एमआरटी फाइंड आउट करिए। अब सपोज यहाँ पे आपको कई सारे और भी नंबर्स दे दिए हों, 100
120। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले MRT हमें चेंज बताता है तो हम फर्स्ट को छोड़ देते हैं और सेकंड से हम MRT फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं और हमेशा इसको रेशियो में लिखेगा। इसी रेशियो में ही हमारा होना चाहिए, y पहले आना चाहिए, x बाद में आना चाहिए, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा यूनिट x बनाने के लिए y को कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये हमें बताना होता है। अब हम चलते हैं कि हमारा पीपीसी जो कर्व है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पीपीसी कर्व हमने देखा कि कैसा होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। तो ये दो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। MRT अभी मैंने बताया कि हमारा MRT क्या होता है, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा और वो कितना इंक्रीज कर रहा है इसके बारे में हम बताते हैं। अब हम इसकी शेप और पीपीसी चेंजेस पे आते हैं। तो शेप की बात करें तो हमारा जब MRT, सपोज हमें एक टेबल दिया हो और हमें बोले कि MRT फाइंड आउट करिए, गुड x एंड गुड y हमें दिया हो, उस कंडीशन में अगर हमारी MRT सपोज सेम आती है, मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ कि हमारे इस पूरे टेबल में हमारी MRT ऐसे सेम आ रही है, उस कंडीशन में जो हमारा पीपीसी होगा वो कॉनकेव नहीं बनेगा। हमारा पीपीसी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि इसका रेशियो क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है हर एक गुड के लिए। अब अगर हमारा MRT डिमिनिशिंग हो, सपोज पहले 10y और 1x था, उसके बाद 8y 1x हो गया, फिर 6y 1x हो गया, यानी कि ये डिमिनिशिंग रेट से हमारा अगर हमारा ये रेशियो आता है MRT का, उस कंडीशन में जो हमारी पीपीसी कर्व है वो हमारा इस तरीके से बनेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न रेट की तरफ से बनेगा। उस कंडीशन में हमारा जो पीपीसी कर्व है वो कॉनकेव नहीं रह जाएगा। तो ये दो कंडीशन होते हैं कि पीपीसी कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन कब होगा और पीपीसी कर्व हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कब होगा। इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बोलते हैं। अब हम आते हैं चेंज इन पीपीसी। अब चेंज इन पीपीसी का मतलब है कि कभी कभी हमारे ये हम डिपेंड करता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कितने अवेलेबल हैं और हम उसको किस तरीके से इकोनॉमी में चेंज कर रहे हैं। अब यही चेंज हमें तीन तरीके से दिखाना है। सबसे पहले तो मूवमेंट इन पीपीसी, कि पीपीसी का मूवमेंट कब होगा, दूसरा शिफ्ट कब होगा और रोटेशन कब होगा। अब मूवमेंट का मतलब होता है, मैं यहाँ पे आपको एक बार बताऊं, हमारा पीपीसी कर्व कैसा है, इस तरीके से। अब यहाँ से मूवमेंट का मतलब यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना, दो तरीके का मूवमेंट होगा। पहला तो मूवमेंट होगा टुवर्ड द पॉइंट ऑफ पीपीसी, यानी कि हम पहला तो इधर साइड मूव करेंगे टुवर्ड द पॉइंट ऑन पीपीसी, हम सॉरी पीपीसी के इधर मूव करेंगे, पॉइंट पे मूव करेंगे। और दूसरा क्या होता है कि हम इनसाइड द पीपीसी मूव कर रहे हैं। इस कंडीशन में जो हमारा जितने भी हमारी रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से, नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमारे सेम हैं और हमारे ये जो मूवमेंट है वो चैनलाइज हो रहा है। अब हम दूसरे पे आते हैं शिफ्ट पे। तो शिफ्ट इन पीपीसी कब होगा, तो दो तरीके के शिफ्ट होंगे। या तो एक शिफ्ट होगा हमारा राइटवर्ड इस तरीके से शिफ्ट होता है। यहाँ पे जरूर एक्स और वाई आप लिख दीजिएगा, गुड एक्स एंड गुड वाई, बिना आप किसी भी एक्सिस में हमें ये डालना ही पड़ेगा कौन सी एक्सिस पे आप क्या वैल्यू ले रहे हैं। तो गुड एक्स हमने एक्स एक्सिस पे लिया, गुड वाई हमने वाई एक्सिस पे लिया। जब हमारा कर्व, यानी कि जब हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, हम रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो हमारा जो ये पीपीसी कर्व है ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और राइटवर्ड शिफ्ट इस तरीके से होता है। और सपोज हमने कभी किसी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज का कम यूज़ किया, उस कंडीशन में यानी कि अच्छे से यूज़ नहीं हो पाया, उस कंडीशन में हमारा जो पीपीसी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम शिफ्ट। जब हम एक ही पीपीसी कर्व पे अंदर या बाहर जाते हैं उसको बोलते हैं मूवमेंट। लेकिन अगर पीपीसी कर्व चेंज हो जाए, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, उसको बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। अब हम आते हैं रोटेशन इन पीपीसी। रोटेशन का मतलब होता है, सपोज हमारा ये एक्स गुड है, सबसे पहले हमारा ये पीपीसी पहले ऐसे था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही गुड में चेंजेस हुए हैं। एक गुड सेम है और सिर्फ दूसरा गुड में हमारा चेंज हुआ है, तो इस तरीके से बोलते हैं रोटेशन। अब यहाँ पे रोटेशन किसका हुआ है, तो रोटेशन हमारा एक्स गुड का हुआ है ना, वाई हमारा सेम है। वैसे ही रोटेशन हमारा
वाई गुड का भी हो सकता है और एक्स यहाँ पे स्टिल सेम हो सकता है। तो ये हमारी दो तरीके के रोटेशंस होते हैं जिसमें जब हमारे चेंजेस होते हैं नंबर ऑफ रिसोर्सेज में इन रिस्पेक्ट ऑफ वन गुड, यानी कि सिर्फ एक गुड के रिस्पेक्ट में जब रिसोर्सेज चेंज हो रहे हो तब हमारे रोटेशन की कंडीशन आती है। तो ये इस पे आपको एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, सबसे पहले कि हमें एमआरटी फाइंड आउट करने को बोला जाएगा और उस एमआरटी से हमारा पीपीसी कर्व किस तरीके के दिखे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन करने को पूछा जा सकता है। और हमारा ये पीपीसी कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, तो ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये चीजें क्यों होती हैं, तो आपको इसके आंसर भी रेडी करके जाने हैं। अब हम आते हैं, अब आपसे एमआरटी या पीपीसी शेड्यूल बेस्ड कोई अजम्पशन पूछ सकता है, तो आप कोई भी शेड्यूल, जैसे आप पीपीसी पढ़ रहे हो तो आप खुद से उसका शेड्यूल और ग्राफ बनाना सीख के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे इमेजिनरी या हाइपोथेटिकली भी पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो है कि हमारा बड़ा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। अब इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले यूनिट में हमारा जो एक थोड़ा लंबा जो चैप्टर है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से इसका एक रिवीजन प्रोवाइड करा सकूं। तो सबसे पहले कि कंज्यूमर होता क्या, कौन कौन होता है कंज्यूमर, तो अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स इज कॉल्ड कंज्यूमर। यानी कि वो सारे पर्सन जो किसी गुड्स और सर्विसेज को बाय करते हैं और वो भी किस लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन सबको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। अब यूटिलिटी क्या होती है, तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, यानी कि किसी कमोडिटी में कितनी पावर है कि वो हमारे वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर ले रहा है, उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। अब ये एक पुराना अप्रोच है, एक को बोलते हैं हम कार्डिनल अप्रोच और एक को बोलते हैं हम ऑर्डिनल अप्रोच। इन्हीं दोनों अप्रोच पे ये आपका पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर डिपेंड करता है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कार्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच ये हमारे कोई भी मतलब इकोनॉमिस्ट ने, जैसे कि हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं या हम किसी भी लिक्विड को लीटर्स में नापते हैं, उसी तरीके से हमारे इकोनॉमिस्ट ने बताया कि हम अपनी यूटिलिटी यानी कि अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। तो जब हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं उसी को बोला जाता है कार्डिनल अप्रोच। और जो ये हमारी यूटिलिटी है, यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन, ये हम जिस टर्म में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं यूटिल्स। जैसे कि डिस्टेंस के लिए किलोमीटर का यूज किया जाता है, लिक्विड के लिए लीटर्स का यूज किया जाता है, वैसे ही यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए जो मेजर लिया गया है उसका नाम होता है यूटिल्स। ये एक साइकोलॉजिकल और इमेजिनरी टर्म है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या आप कोई भी बताए, कोई अगर एक कप चाय पी रहा है तो वो कैसे डिफाइन कर सकता है कि उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन इसमें कार्डिनल अप्रोच में यही कहा गया है कि आपको नंबर्स में सेटिस्फैक्शंस मिलेंगे और वो नंबर्स होगा यूटिल्स में। जैसे कि किसी ने एक कप चाय पी और बोली वाह मुझे तो 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये एक इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है हमारे ये यूटिलिटी अप्रोच का। ये एक सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, यानी कि हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से यूटिलिटी प्रोवाइड हो सकती है। अब इसी कार्डिनल अप्रोच में हम दो तरीके की यूटिलिटी पढ़ेंगे, पहला टोटल यूटिलिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि कार्डिनल अप्रोच में नहीं, हमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो टोटल यूटिलिटी हमारे टोटल सेटिस्फैक्शन से डिराइव होता है, जो भी हम जितने भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसके जितने भी पॉसिबल यूनिट्स हैं सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है। सपोज आप मार्केट गए और मार्केट से आपने कुछ कपड़े लिए, उसके साथ साथ आपने कुछ खाने को लिया, खाने के साथ साथ आपने और दो चार चीज़ों की शॉपिंग की। जब हम इन सबको, इन सारे कॉम्बिनेशन को, ये जितना भी हमने कंज्यूम किया, जब हम सबको ऐड कर देंगे उसी को बोलते हैं हमारी ये टोटल यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी को हम टी यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, जितनी भी चीज़ें हमने खरीदी हैं उन सबको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे एन जो है ये यूनिट कंज्यूम्ड को बताता है कि हमने कितनी यूनिट एक बार में कंज्यूम की है, उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एन से। अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यानी कि ये हमारी
ये रिफर्स करता है एडिशनल टू द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। यानी कि पहले पिछले सपोज हम पिछली बार हम मैं मार्केट गई और मार्केट में से मैंने गोलगप्पे खाए मैंने 5 यूटिल्स, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। इस बार जब मैं मार्केट आई नया तो मैंने फिर से गोलगप्पे खाए और मुझे 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। तो अब ये जो चेंज है, ये कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मुझे मिला है दूसरी बार आने में, उसी को बोलते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये हमें, इसको हम चेंज भी बोल सकते हैं, एडिशन भी बोल सकते हैं। तो हमने जो अभी यूटिलिटी मिली हमें और हमारी प्रीवियस यूटिलिटी जब हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमें मिलती है मार्जिनल यूटिलिटी, और यही हमें चेंज बताता है। तो चेंज, इसका एक और फॉर्मूला होता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट कंज्यूम्ड, यानी कि टोटल यूटिलिटी में हमारी क्या चेंज हुई और उसको डिवाइड कर देते हैं कि हमने कितने यूनिट को कंज्यूम किया, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को सॉल्व करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको टोटल यूटिलिटी दी हो तो आप इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी चेंज बताता है, तो हमारा फर्स्ट कॉलम ऐसे ही खाली रहेगा क्योंकि हम चेंज नहीं बता सकते फर्स्ट कॉलम में। जब हम सेकंड कॉलम में आएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो चेंज यानी कि 14 माइनस 8 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी यानी 2 माइनस 1। तो 14 माइनस 8 2 माइनस 1 क्या हो गया 6। ऐसे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से कि किस में कितनी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अगर आप ये पैटर्न को देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले कम होती और एक बार जीरो आई है और उसके बाद हमारी निगेटिव हो गई है। इसका मतलब ये हमें इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि स्टार्टिंग में मार्जिनल यूटिलिटी तो क्या होती है, निगेटिव होती है और एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है और उसके बाद हम निगेटिव में चले जाते हैं। इसका ये मतलब होता है कि सपोज आपको 5 रोटी दे दी गई और आपको बहुत भूख लगी है, तो आपने पहली रोटी खाई तो जो वो आपको सेटिस्फेक्शन वो सबसे ज्यादा मिली। उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन कम होता गया और एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आप एकदम, आपसे रोटी खाई नहीं जाएगी और उस कंडीशन में, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप शायद एक रोटी और एक निवाला भी खा लें तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, तो यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव में चली जाएगी। तो ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे काम करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ने से पहले हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में थोड़ा सा रिलेशनशिप देख लेते हैं। अगर मैं इसी टेबल को देखूं तो इस टेबल को देख के मैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, यहाँ पे इसका जो ये नंबर है इस पे मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे ये वाले नंबर्स को हम ले लेंगे। ये वाले नंबर्स को अगर हम लेंगे 2 के उसमें, तो हम देख लेते हैं कि हमारा ये यूटिलिटी कैसा आ रहा है। यहाँ पे आप -1 और -2 कर लीजिए और यहाँ पे आप 2 4 8 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से आप कर लेते हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम जीरो से, सपोज हमारी ऐसे यूटिलिटी दी हुई है, स्टार्टिंग में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और अगर आप देखिए तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती हुई जा रही है और एक पॉइंट पे क्या हो रही है, इस मतलब स्थिर हो गई है और उसके बाद यूटिलिटी हमारी घट गई है। तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग में हमारी यूटिलिटी बढ़ रही है, उसके बाद एक पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, इक्वल हो जा रही है और उसके बाद अचानक से ऐसे गिर जा रही है। तो ये हमारी टोटल यूटिलिटी का ग्राफ इस तरीके से हम पॉजिटिवली बनाएंगे, ऐसे जीरो से स्टार्ट हो रही है फिर ऐसे जा रही है। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी जब हमने फाइंड आउट किया तो मैंने आपको अभी बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में हम धीरे 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 नीचे जा रहे हैं और एक पॉइंट आ रहा है जब हम एकदम जीरो हो जा रहे हैं और जीरो के बाद हम कहाँ चले जा रहे हैं, निगेटिव में चले जा रहे हैं। और जीरो कब होंगे, जीरो हम उस पॉइंट पे होंगे जब हमारी टोटल यूटिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी, उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो होती है। तो ये रिलेशनशिप होता है हमारे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। यानी कि जब स्टार्टिंग में हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, फॉल होती है।
फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है, जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 पॉइंट पे होती है, और जब हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल करने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ चली जाती है, निगेटिव में चली जाती है। तो ये इसका रिलेशनशिप है और इस तरीके से हम इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये स्टेट करता है कि जो है वन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल गोज ऑन डिमिनिशिंग। यानी कि जो रोटी का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जैसे जैसे हमें भूख तो बहुत तेज लगी है लेकिन हमारे पास 5 रोटी रख दी जाएगी तो हर एक निवाले के बाद जो हमारी इच्छा है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि कोई भी अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने लग रहे हैं तो हमें जो सेटिस्फैक्शन है हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। ये कुछ अजम्पशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर सपोज आपको बहुत तेज प्यास लगी है और आप स्पून से पानी पीने लगे तो उस कंडीशन में ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्पून से तो नहीं आप पी सकते ना, आप ग्लास से पियो, एक ग्लास पियोगे फिर दूसरी ग्लास पियोगे फिर तीसरी ग्लास में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। स्पून से तो आप पता नहीं कब तक पीते रहोगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सपोज आप रोटी अगर खा रहे हैं तो आपको रोटी ही खाना है, ये नहीं कि आपको बीच में कुछ और खा लिए, तो फिर आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशन नहीं कहलाएगा। तो इसके कुछ अजम्पशन होते हैं कि कंज्यूमर रेशनल है, उसके टेस्ट प्रेफरेंस सब कुछ अनचेंज्ड है यानी कि सेम तरीके का है, यहाँ पे किसी भी तरह का प्राइस चेंज नहीं है, जो कंज्यूमर है उसको परफेक्ट नॉलेज है प्राइस का, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, और यहाँ पे हमारी यूटिलिटी जो है कमोडिटी की वो है डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एक दूसरे से। तो ये हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशन है। अगर हम देखें इसको किस तरीके से काम करता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारी यूटिलिटी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको समझाया कि यूटिलिटी हमारी धीरे धीरे कम होती है और एक पॉइंट आता है कि हम नेगेटिव में चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कार्डिनल अप्रोच में ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे और जिसको हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी केस। पहला सिंगल कमोडिटी केस का मतलब होता है जो कंज्यूमर के पास उसकी जितनी भी इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी पे खर्चा कर रहा है, और दूसरा जो केस है कि कंज्यूमर अपनी सारी जो इनकम है वो दो कमोडिटी पे खर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन कमोडिटी केस। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी की, एक्स की, वो इक्वल होती है हमारे किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ marginal utility upon of x upon marginal utility of m। चलते हैं हम वन कमोडिटी सिंगल कमोडिटी केस पे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, सिंगल कमोडिटी का मतलब होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हमारे प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल होंगे, यानी कि हमारे पास जितनी भी इनकम है वो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही गुड पे खर्चा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिंगल कमोडिटी केस। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होगी कि जितना भी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलेगी एक कमोडिटी को, वो उस कमोडिटी के प्राइस के बराबर होना चाहिए। अगर ये प्राइस के बराबर नहीं होती है तो हमारे डिसइक्विलिब्रियम की केस जनरेट होती है। तो सबसे पहले इसको हम एक टेबल से देख लेते हैं। यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होगी, जब हमारा एक्स से एम यू हमारा बड़ा होगा या एम यू छोटा होगा, इस कंडीशन में डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी और जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल है वो फॉलो हो जाएगा। इसको हम एक टेबल से देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, लेट अस सपोज दैट कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली एक्स यूनिट, यानी कि कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स को कंज्यूम कर रहा है, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है 2 यूटिल्स पे, और प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है 4 है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम द गिवन डेटा। अब वन कमोडिटी केस में हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होना चाहिए, प्राइस के बराबर होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, और मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। अगर हम देखें इसमें तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारा एम वो कांस्टेंट है, किस पे, 2 यूटिल्स पे कांस्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये टेबल मिलेगी और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ये बनाना पड़ेगा। तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इस मार्जिनल यूटिलिटी में जो हमें एम यू है, जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 कांस्टेंट है, उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपॉन टू ऐसे कर देंगे हम, और
उसके बाद हमें ये मिलेगा 10, 9, 8 और 4। उसके बाद आपसे बोला है कि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो ₹4 है सबके लिए, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी ₹4 हम लिख लेंगे। अब हमें ये देखना है कि किस कंडीशन पे जो हमारा प्राइस है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल है, तो वो कहाँ पे है, एट कमोडिटी 4 यानी कि यूनिट 4 पे है। तो हम लिखेंगे कि एट यूनिट 4 consumer is in equilibrium because it follow this condition, जो वन कमोडिटी केस का कंडीशन था। बाकी में क्या है कंज्यूमर, यहाँ पे अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्या है, ये MU जो है ये बड़ा है प्राइस ऑफ एक्स से, यहाँ पे भी MU(x) बड़ा है हमारे प्राइस ऑफ एक्स से, और यहाँ भी MU(x) हमारा बड़ा है प्राइस ऑफ एक्स से। तो ये जो कंडीशन हमने देखा यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम and he continued to purchase the commodity as benefit gained from the consumption is more than the cost of the commodity। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी केस में। टू कमोडिटी केस में क्या होगा, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई वो प्राइस ऑफ वाई के बराबर होनी चाहिए। तो ये टू कमोडिटी केस है। अब हम देखेंगे कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लीकेबल होती है ओनली इन केस ऑफ आइदर वन कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी केस में, लेकिन इन रियलिटी जो कंज्यूमर है वो मोर देन वन कमोडिटी कंज्यूम करता है। ऐसा तो कोई नहीं है कि जो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी का यूज कर रहा है। तो नॉर्मल रियलिटी कंडीशन में हम दो चीजों का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं काम आता है, यहाँ पे आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और जिसको हम अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड गॉसन सेकेंड लॉ। अब क्या आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंट नेम ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो क्या क्या नाम है इसके, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड गॉसन सेकेंड लॉ। और ये सब कुछ किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे, और ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और ये सब हमने देख लिया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे देख लेंगे कि ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन कब अराइज होगी, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स या प्राइस ऑफ एक्स में से कोई एक बड़ा या छोटा हो जाए। ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और ये भी एक डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन के हेल्प से ये किस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा और हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका और ये टेबल दी हुई होगी, हम ये खुद से फाइंड आउट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है टू कमोडिटी केस में वो कहाँ कहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई दी हुई है ऑलरेडी, और हमसे बोला है कि जो इनकम है दोनों की एक्स एंड वाई का दोनों ₹1 पे ही है, ₹1 पे ही है रिस्पेक्टिवली दोनों के इनकम जो दोनों स्पेंड कर रहे हैं वो ₹1 पर यूनिट ही है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें ऑलरेडी 20 दिया है और प्राइस हमारे 1 पे फिक्स्ड है, तो 20/1 कर देंगे, ऐसे ही 14/1 कर देंगे, 12/1 कर देंगे, 7/1 कर देंगे और 5/1 कर देंगे। अब इससे हमें और सेम मिल जाएगा। वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई निकालने के लिए हम इसके प्राइस से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, और हमें भी यहाँ पे सेम चीजें मिल जाएंगी। अब हमें ये देखना है कि कौन से यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं एक्स का, तो कहाँ कहाँ पे ये हम इक्वल हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ, और 2 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें सेम लेवल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो मैंने रेड मार्क किया है ये क्या है, ये हमें सेम लेवल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x and 2y at 3x and 2y and 5x and 4y we get a consumer equilibrium under two commodity case। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं ऑर्डिनल अप्रोच पे। तो कार्डिनल अप्रोच पे हमने क्या देखा कि कार्डिनल अप्रोच होता क्या है, उसके लॉ क्या होते हैं, और कार्डिनल अप्रोच में हम दो तरह की कमोडिटी केस देखा हमने कि कहाँ पे कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम होगा।
अब हम आते हैं ऑर्डिनल अप्रोच पे। तो ऑर्डिनल अप्रोच जो ये आइडिया है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में, इस अप्रोच को पूरी तरह से नकारता है और उसको नहीं मानता है। इसके अकॉर्डिंग, ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, हम किसी के भी सेटिस्फैक्शन को कभी भी हम नंबर्स में मेजर कर ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा है लॉजिकल है अप्रोच कि हम नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते। हाँ, हम उसको रैंक दे सकते हैं कि हमने कुछ कंज्यूम किया तो वो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको रैंक दे सकते हैं। सपोज आपने 3 तरह के डिशेस खाए और 3 तरह के डिशेस खाने के बाद आपको पूछा जाए कि किसका टेस्ट ज़्यादा था, तो आप ये नहीं बताएंगे कि इसके टेस्ट में मुझे 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, इसके टेस्ट में मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है, एक नंबर प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप उसको एक रैंक दे सकते हैं कि मैं ये दूसरे डिश को पहला रैंक दूंगा, इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ये पहले डिश को मैं दूसरा रैंक दूंगा और जो मैंने लास्ट में खाया उसको तीसरा दूंगा। तो आप इस तरीके से रैंक कर सकते हैं, ना कि आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो यही है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। और कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है कि ए और बी, और उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है हर चीज को कंज्यूम करने के लिए। तो ऑर्डिनल अप्रोच का जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है इनडिफरेंस कर्व, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो अब आते हैं इनडिफरेंस कर्व पे। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है, जिस तरीके से हम पीपीसी कर्व हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, वो भी टू गुड्स के बीच में कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कौन सा गुड्स और क्या क्या रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, वैसे ही हमारा इंडिफरेंस कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है 2 तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का, और जो हमें ये बताता है कि किसी भी कंज्यूमर को इन दोनों गुड्स पे, यानी कि अगर हम इस इंडिफरेंस कर्व पे हैं तो हमें कैसा मिल रहा है सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, चाहे हम यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो। उसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, a process of analyzing a simple two-dimensional graph representing two goods on x-axis and other on y-axis is known as indifference curve analysis। यानी कि जब हम ये 2D डायमेंशनल का फिगर लेते हैं और उसमें x-axis और y-axis पे हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों गुड्स को रखते हैं और हम देखते हैं कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कहाँ पे है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब हम आते हैं इंडिफरेंस मैप पे। तो इंडिफरेंस मैप क्या है कि व्हेन मोर देन वन कर्व इज रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ, यानी कि ग्राफ पे एक कर्व से ज्यादा कर्व अगर हम रिप्रेजेंट करें और जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं वो हर एक जो ग्राफ है उस पर अलग अलग तरीके के डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं, उसी को बोलते हैं हम इंडिफरेंस मैप। तो इस तरीके से हमारा इंडिफरेंस मैप बनाया जाता है। अब इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है, मैंने आपको पीपीसी में भी बताया था कि अगर हम पीपीसी यानी प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व को हम जब टेबलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी टेबल में हम दिखाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी शेड्यूल। वैसे ही इंडिफरेंस कर्व को अगर हम उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस शेड्यूल, जहां पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलता है। अब इंडिफरेंस सेट की बारी आ गई। तो इंडिफरेंस सेट क्या है, ऑल पॉइंट्स और बंडल्स ऑन अ इंडिफरेंस कर्व दैट गिव्स अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर इज नोन एज इंडिफरेंस सेट। तो ये आपसे छोटे छोटे जो वो हैं डेफिनेशंस, ये पूछे जा सकते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब हम आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जिस तरीके से आपने ये पीपीसी कर्व का स्लोप आपने देखा था, क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसी तरीके से इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या करता है, ये हमारे दो गुड्स के पॉसिबल जो प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन है उसको बताता है, जबकि एमआरएस हमारे दो गुड्स में जो हमारे कंज्यूमर है उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसके बीच के चेंजेस को बताता है। इसको हम एमआरएस बोलते हैं। और एमआरटी दोनों को निकालने का तरीका भी सेम होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसको भी हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से ही फाइंड आउट करते हैं। इसमें अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट रह जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और ये डिपेंड करता है हमारा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको इस बात का ज्यादातर ध्यान रखना है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई दिया हो तो हमेशा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई होगा। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई होगा। यानी कि आपको एक्स और वाई कहाँ रखना है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा
इसके वजह से, इससे अगर ये x पहले है तो यहाँ पे प्राइस ऑफ x ऊपर होगा, ये y नीचे है तो प्राइस ऑफ y नीचे होगा। बस चेंजेस कहाँ होंगे, इन जब हमारा मार्जिनल रेट, जब हम उसको स्लोप में देखेंगे तो स्लोप में हमारा चेंज जो है ये y ऊपर हो जाएगा और x नीचे आ जाएगा x और y में। अब इसी तरीके से अगर आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन y एंड x दिया होगा तो आप क्या क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। बस इतने चेंजेस हमें ध्यान देने होते हैं एग्जाम में जब हमसे पूछा जाता है। तो अब हम आते हैं अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, पहला तो है कि दो कमोडिटी होती है x एंड y, जो कंज्यूमर है हमारा रैशनल होता है, यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम इंडिफरेंस कर्व को पढ़ते हैं। नॉन सेप्टिकेटी का मतलब होता है कि हर एक का जो पॉइंट्स है इंडिफरेंस कर्व पे, जो कंज्यूमर है वो क्या उसको मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है अगर कंज्यूमर का प्रेफरेंस ये है ए है ओवर बी, तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस ए बी सी में से कंज्यूमर ए को प्रेफर कर रहा है बी से, तो कंज्यूमर सी क्या करेगा, बी को प्रेफर करेगा ओवर ए से। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की। तो इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होता है, डाउन होता है। फिर इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व बनाया जाए तो ये गलत है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तीसरा क्या है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी थिक, यानी कि वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होता है। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, इस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बोला जाए तो ये गलत है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। इंडिफरेंस कर्व, अगर कई सारे इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे लगे हो, यानी इंडिफरेंस मैप दिया हो, तो जो सबसे ज्यादा ऊपर हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि ये अगर IC1 है, IC2 है, IC3 है, तो जो सबसे ऊपर वाला हायर लेवल होगा वो हमें हायर सेटिस्फैक्शन देगा। और इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं किसी भी एक्सिस को, यानी कि ये टच नहीं करते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व नहीं बना सकते, ये गलत है, और ना ही आप इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व हमेशा हमेशा क्या होगा, इसे टच नहीं करेगा और इस तरीके से कॉन्वेक्स बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, इसको याद रख कर लीजिएगा और एग्जाम में आए तो अच्छे से लिख लीजिएगा। अब इसी चैप्टर में आता है कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन एंड बजट सेट। तो बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन का, जो हमारे सर्टेन इनकम या प्राइस पे हम क्या चीजें खरीदते हैं उसके बारे में हम बजट लाइन में बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास हमारे पास दो गुड्स हैं और दो गुड्स को खरीदने के लिए हमारे पास सिर्फ इतनी ही इनकम है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका मतलब है कि गुड एक्स और गुड बाय को हम इसी इनकम के अंदर खरीद सकेंगे, नहीं हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा उतना बजट ही नहीं है। बजट सेट का मतलब होता है बजट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफ अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन द मार्केट इज नोन एज बजट सेट। अब हम आते हैं किस पे, हम बजट लाइन किस तरीके से दिखाते हैं वो देख लीजिए। तो बजट लाइन हमारा क्या है, ये है, ये बजट है हमारी, इसको हम बोलते हैं बजट लाइन। और इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं एल्जेब्रिकली, वो देखिए। सपोज ये M है हम आपका इनकम, आपकी इनकम है, आपके पास दो गुड्स हैं, गुड्स X एंड गुड बाय। आपने गुड X की क्वांटिटी को इस कुछ प्राइस पे खरीदा और गुड जो Y है उसकी क्वांटिटी को आपने Y प्राइस पे खरीदा। इसी को बोलते हैं हम बजट लाइन इक्वेशन। और यही इक्वेशन आपसे बार बार पूछता है एग्जाम में कि बजट, राइट डाउन द बजट लाइन इक्वेशन, और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके ऊपर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बजट लाइन इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। अब हम आते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन हमें क्या बताता है कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया किसमें। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन भी सेक्रीफाइस बताता है। हमारा जो MRT है ये भी सेक्रीफाइस बताता है, MRS है ये भी सेक्रीफाइस बताता है। MRT किसका सेक्रीफाइस बताता है, ये PPC कर्व का सेक्रीफाइस बताता है। MRS किसका सेक्रीफाइस बताएगा, ये इंडिफरेंस कर्व का सेक्रीफाइस बताएगा। और ये जो हमारा बजट लाइन का सेक्रीफाइस है इसको हम प्राइस रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बजट लाइन में हम प्राइस ही तो यहाँ पे डालते हैं, तो इसको हम प्राइस रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम मार्केट रेट ऑफ
एक्सचेंज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आए ये मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, तो ये क्या होगा, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन को ही डिनोट करता है। प्राइस रेशियो क्या है, प्राइस रेशियो हम एक्स एक्सिस को डिवाइड करते हैं, प्राइस ऑफ गुड ऑन वाई एक्सिस इज नोन एज प्राइस रेशियो, और इसको हम किस तरीके से दिखाते हैं, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो अगर हमें आपको स्लोप आए तो स्लोप हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज क्या है बजट लाइन की। तो दो प्रॉपर्टीज होती है बजट लाइन की, कि बजट का लाइन क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है, और ये हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि हमारे पास जो इनकम है वो इतनी ही है, और इसी इनकम पे हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। यही है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। अब आते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच में हम सिर्फ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो उस टाइम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। इस कंडीशन में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो जो हमने इंडिफरेंस कर्व देखा था वो, और एक बजट लाइन। जहां भी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करती है, यहीं पे कंज्यूमर का क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमें ये जो बजट लाइन का इक्वेशन है आपको पता होना चाहिए कि m इक्वल टू क्या होता है, प्राइस ऑफ x इंटू क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू क्वांटिटी ऑफ y। तो ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए बजट लाइन का। इसी से के हेल्प से आप क्या करेंगे, इस इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो MRS है एक्स वाई, वो हमारे प्राइस रेशियो पी एक्स अपॉन वाई के इक्वल होता है, और प्राइस रेशियो को हम और क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। और ये यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट लाइन के जहाँ पे इक्वल होता है, यहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ई पॉइंट पे कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम होगा, और वो भी कौन से इंडिफरेंस कर्व पे, IC2 पे। तो ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। हम कार्डिनल अप्रोच में दो तरीके की चीजें देखे थे। पहला मैं आपको रिवाइज करा दूं, कार्डिनल अप्रोच में हम वन कमोडिटी केस देखा था हमने। वन कमोडिटी केस का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस ऑफ एक्स के होना चाहिए। ये वन कमोडिटी केस है। टू कमोडिटी केस में हमने क्या देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई के। यही है दो कंडीशन हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कार्डिनल अप्रोच की और ऑर्डिनल अप्रोच की जो एक कंडीशन है वो है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसमें। तो आपसे बजट लाइन का इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इंडिफरेंस कर्व का अजम्पशन और प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, और कार्डिनल अप्रोच अंडर वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैंने अभी आपको पीछे वो टेबल से करवाया था, वैसे टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वही सारे क्वेश्चन जरूर से तैयार कर लीजिएगा इसमें। अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो डिमांड हमारा क्या है, डिमांड अगर हम देखें इकोनॉमिक्स में तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज। यानी कि डिमांड हम तभी कर सकते हैं किसी चीज की कोई भी हम गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम लेना चाहें और हम उसको परचेज करने की कैपेसिटी भी रखते हैं किसी भी प्राइस लेवल पे, तो हम उसको बोलते हैं डिमांड। सपोज आप क्या करते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आप बोल रहे हैं मुझे आईफोन चाहिए। तो आईफोन क्या है, ये आपकी एक डिजायर हो सकती है, आपकी वांट्स हो सकती है, लेकिन इसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास विलिंगनेस तो है, आप विलिंग है, लेकिन आपके पास उसको परचेज करने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए आपके लिए वो डिमांड नहीं कहलाएगी, आपके लिए वो क्या कहलाएगी, डिजायर कहलाएगी, कि आप डिजायर करते हैं कि मेरे पास आईफोन हो जाए, इसी को बोलते हैं हम डिमांड। अब मार्केट डिमांड जो है दो तरीके की होती है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, वैसी क्वांटिटी जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट एवरी पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि कोई कंज्यूमर है वो किसी भी प्राइस पे कोई भी चीज एक खरीदने को तैयार हो जाए, उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और हम सब एक कोई ना कोई इंडिविजुअल डिमांड करते हैं। अब इंडिविजुअल डिमांड जो है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक तो प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी होना चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपको पता होना चाहिए,
आपका इनकम कितना है ये होना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन क्या है आपके फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की, आपके पास एक ये भी स्कोप होना चाहिए, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका कैसा है, ये सब कुछ अगर आप होगा तभी आप एक इंडिविजुअल डिमांड करने के काबिल कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। अब आता है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या है? इट्स अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट एवरी पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ पे हर एक कंज्यूमर की बात हो रही है। जब हर एक कंज्यूमर को जोड़ देंगे तो मार्केट डिमांड हमारा मिल जाएगा, और हर एक कंज्यूमर किसी भी चीज को परचेज करने के लिए विलिंग हो, और किसी भी प्राइस पे परचेज करने के लिए वो रेडी हो जाए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसको बोलते हैं हम मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड के लिए वो सारी चीजें जो इंडिविजुअल डिमांड में होनी चाहिए वो सब कुछ होती है, तो हम मार्केट डिमांड कराने के काबिल हो जाएंगे। अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो आप ये डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या होती है, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी में डिमांड के थ्योरी में डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो डिमांड फंक्शन ये एक रिलेशनशिप बताता है हमारे क्वांटिटी डिमांड में, वो भी पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंस जो करते हैं उसके में। अब डिमांड क्या है? तो डिमांड हमारी किस किस चीजों पे इफेक्ट करती है उसी को बोलते हैं डिमांड फंक्शन। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, अब क्या क्या चीजों से हमारा डिमांड इफेक्ट होता है? तो सबसे पहले प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि जो चीजें हम खरीदना चाहते हैं वो, यानी कि प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, इससे हमारा डिमांड इफेक्ट होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जैसे कि आप एक सोप खरीदने जा रहे हैं, तो सोप जो आप खरीद रहे हैं, सपोज आप डव से नहाते हैं, लेकिन तो डव का प्राइस ये आपको होना चाहिए। फिर प्राइस ऑफ सब रिलेटेड गुड्स, यानी कि डव के साथ साथ लक्स की भी प्राइस आप देखेंगे, तो प्राइस ऑफ वाई। उसके बाद इनकम आपकी कितनी है वो देखेंगे आप। आपका टेस्ट कितना है, टेस्ट कैसा है, और एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में चेंज होगा। यानी कि अगर ये सब कुछ अगर हम ध्यान में रखते हैं किसी भी कमोडिटी, तो ये सारी चीजें किसी भी कमोडिटी या इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करती हैं, उसी को बोलते हैं हम डिमांड फंक्शन। अब हम आते हैं मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड में ये चीजें तो होती ही हैं, साथ ही साथ हमारा सीजनल और वेदर भी इंक्लूड हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी इंक्लूड हो जाता है, और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है। बाकी जो हमारे इंडिविजुअल डिमांड में है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये कमोडिटी की प्राइस कितनी है, उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं उसकी प्राइस कितनी है, हमारी इनकम कितनी है, हम उसको खरीद सकते भी हैं या नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम ध्यान में रखते हैं उसी को बोलते हैं डिमांड फंक्शन, यानी कि डिमांड हमारे इन इन चीजों पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब हम आते हैं डिमांड शेड्यूल पे। तो शेड्यूल का मतलब होता है किसी भी चीज को जब हम टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको बोलते हैं शेड्यूल। जैसे कि हमने देखा पीपीसी को हमने टेबल में किया तो हम उसको क्या बोलते थे, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी शेड्यूल। जब हमने इंडिफरेंस कर्व को टेबल में रिप्रेजेंट किया तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल। वैसे ही अगर हम डिमांड के सारे चीजों को शो करेंगे एक टेबल में कि प्राइस कितनी है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। अब हम आते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमांड पे। तो लॉ ऑफ डिमांड एक इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, यानी कि अगर किसी भी चीज की प्राइस, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो डिमांड कर्व हमारा इस तरीके से बनेगा, यानी कि यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखेंगे और ये है हमारा प्राइस, यानी कि इट इज अ इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब है कि अगर प्राइस सपोज यहाँ पे है तो हम क्या कर रहे थे, इतनी क्वांटिटी P1 पे हम Q1 क्वांटिटी को खरीद रहे थे, लेकिन अगर प्राइस बढ़ गई किसी चीज की P2 हो गई तो हम क्वांटिटी क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे पहले से। यानी कि ये एक इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो हमारी जो क्वांटिटी है खरीदने की क्षमता, हम डिमांड कम करते हैं, और अगर प्राइस घटती है तो हम डिमांड ज्यादा कर देते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब हम आते हैं अजम्पशन क्या है इसके। तो अजम्पशन होनी चाहिए ना, एक कोई किसी भी चीज का अजम्पशन होता है तभी हम उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना तो इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो इसका अजम्पशन क्या है कि नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अगर कोई चीज आप खरीदने जा रहे हैं, डिमांड करने जा रहे हैं, तो उसके रिलेटिव कमोडिटी में किसी भी तरह के प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही आपके इनकम में किसी भी तरह का कोई चेंज होना चाहिए, ना ही आपके टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज होना चाहिए, ना ही साइज ऑफ पॉपुलेशन में चेंज होना चाहिए, और ना ही एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस में चेंज होना चाहिए। यानी कि हमने जो डिमांड का फंक्शन देखा था, ये प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, जब ये फिक्स रहेगा, यानी कि जो हमारा डिमांड फंक्शन था बाकी सब कुछ
कांस्टेंट होगा सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस को छोड़ के, वही होता है हमारा अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि हम सिर्फ डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशन दिखते हैं, बाकी सारी चीजें जो डिमांड को इफेक्ट करती है सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। अब दो डिफरेंस है कि क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ये इंक्रीजेस और डिक्रीजेस प्राइस है, और जहाँ पे अदर फैक्टर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब ये डिमांड कर्व में इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब हम डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब अब हम शिफ्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। वैसे ही इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये देखिए, अगर हमारा प्राइस क्या हो रहा है, ये सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करता है। प्राइस अगर हमारी बढ़ रही है तो हम क्वांटिटी घटा दे रहे हैं, प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं। यानी कि हम इसी पे अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारी ये जो क्वांटिटी है कम हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यानी कि डिमांड हम कम कर दे रहे हैं जैसे ही प्राइस बढ़ रही है तो, लेकिन जैसे ही प्राइस हमारी कम हो रही है तो हम डिमांड ज्यादा कर दे रहे हैं और उसी कर्व पे हम इधर बढ़ जा रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, और ये सिर्फ क्यों होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइस के चेंज होने से होता है। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने से होता है, जबकि हमारा जो डिमांड है वो हमारे हर एक चीजों के चेंज होने से हो सकता है, शिफ्ट इन डिमांड। अब ये कैसे हो सकता है, सपोज आपका डिमांड कर्व पहले यहाँ पे था, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, अब डिमांड आप ज्यादा करेंगे दोनों कमोडिटी की, तो अब कोई भी प्राइस होगी आप क्वांटिटी की डिमांड ही ज्यादा करेंगे, तो आपकी डिमांड कर्व क्या हो गई, इधर शिफ्ट हो गई, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेकिन सपोज आपकी इनकम अचानक से घट गई और सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, इनकी भी प्राइस में बढ़ी या घटी, तो ये सब से भी हमारा डिमांड जब शिफ्ट हो जाता है, आगे की शिफ्ट की ओर कब शिफ्ट होगा, जब आपका पॉजिटिव चेंज होगा, यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी। हो सकता है सब्सटीट्यूट गुड्स के जो प्राइस है वो कम हो गई, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे अपनी डिमांड पे, जो चीजें आप एक खरीदना चाह रहे थे अब दो खरीदेंगे, तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। और अगर आपकी इनकम कम हो गई या सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस बहुत ज्यादा ज्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में आपकी डिमांड जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। अब आते हैं गुड्स क्या कितने तरीके के होते हैं, तो नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स, ये तीन तरीके के गुड्स होते हैं। वैसे आपको बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, नॉर्मल और इंफीरियर आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, इसके मैंने अलग अलग तरीके से बनाया है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। अब आते हैं हम आपका लास्ट चैप्टर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि किस तरीके से हम इलास्टिसिटी में भी हम परसेंटेज चेंज देखते हैं। तो इलास्टिसिटी ये हमारा परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट चेंज बताता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जब हम दो चीजों में प्रोपोर्शनेट चेंज देखते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोलेंगे, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिग्री ऑफ चेंज बताता है हमें किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम चलते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री कैसी होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे 5 तरीके से देखते हैं हम। अगर इसको ग्राफ में देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कैसी होती है, तो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड हमारी इस तरीके की होती है। यानी कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस कुछ भी हो, प्राइस सेम है और क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, सेम प्राइस पे हम अलग अलग तरह की क्वांटिटी खरीद रहे हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसमें इसकी डिग्री क्या होती है, इनफाइनाइट। यानी कि हम सेम प्राइस पे कुछ भी खरीद रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी खरीदने को रेडी है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये रियल सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है, बट ये एक हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल हम मान के चलते हैं कि हमारी ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। अब आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, परफेक्टली इन इलास्टिक भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। यानी कि क्यों हमारा फिक्स होता है और इसमें अलग अलग प्राइस पे
हम मतलब अलग अलग प्राइस देके हम एक सेम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के इक्वल होती है। अब हम आते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब होता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के का मतलब होता है इस तरीके से, यानी कि जितना हम प्राइस चेंज कर रहे हैं उतनी ही हम क्वांटिटी में भी चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये जो गैप है वो एकदम सेम है। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी जब एक के इक्वल होती है, कि प्राइस जितना चेंज हो रहा है उसी से हमारे उतनी ही चेंज में हम क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक को हम हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि थोड़े से प्राइस चेंज होने की वजह से हमारा जो क्वांटिटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना, इसको बोलते हैं हम हाई इलास्टिक डिमांड। यानी कि थोड़े से प्राइस जैसे चेंज हुआ नहीं कि हमने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया। और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, हम प्राइस हमारे ज़्यादा चेंज होने के बाद भी हम बहुत कम क्वांटिटी में चेंजेस करते हैं, उसको बोलते हैं हम लेस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस तरीके से हमारी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी निकाली जाती है। और इसका मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। अगर इसको एक फिगर में बनाना हो तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। एक फिगर में आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आपके प्राइस होगा और यहाँ पे होगी क्वांटिटी। पहले स्टार्टिंग में क्या था हमारा, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन 1। इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1। इसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये 1 था, सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। तो इस तरीके से हम एक फिगर में बना सकते हैं इस कर्व को। अब ये देखिए, ये जो जब हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो ये जो लाइन है ये क्या है, ज़्यादा स्लोप है, मतलब इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है। तो जिस ऐसे स्लोप ज़्यादा करेंगे तो हम लेस देन 1 इलास्टिसिटी होंगे। स्लोप थोड़ा सा ऐसे फ्लैटर होगा तो हम ग्रेटर देन 1 हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। तो इस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री देख सकते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरीके की होती हैं। अब हम आते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज करते हैं, यानी कि जो हमारे प्रोपोर्शनेट चेंज है उसको इफेक्ट करते हैं। तो हमारी नेचर ऑफ कमोडिटी कैसी है, यानी कि वो कमोडिटी कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्सटीट्यूट गुड्स की है, तो इससे हमारे डिमांड इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है। सब्सटीट्यूट कितना अवेलेबल है इससे भी अफेक्ट करती है। इनकम लेवल हमारा कैसा है, नंबर ऑफ यूजेस कैसे हैं और हमारे हैबिट्स कैसे हैं, ये सारे पांचों चीज़ों से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 2 तरीके होते हैं मेजरमेंट करने के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। दूसरा तरीका हम कभी बाद में पढ़ेंगे क्योंकि आपकी बुक में दिया नहीं है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये क्या बताता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को अगर मैं लिखूं तो इस तरीके से लिख सकती हूँ, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज लगा है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मैं कैसे लिखूंगी, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल कर दूं इसको तो मैं इस तरीके से अब लिख सकती हूँ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। लेकिन अब ये इस तरीके से याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो जब भी हम डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन को, ये हमारे 2 फ्रैक्शन हो गए ना, तो ये फ्रैक्शन को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल हो गया, ये कैसा हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये पी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। अब हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा क्यू और डेल्टा पी को एक साथ रख लेंगे और पी और क्यू को एक साथ रख लेंगे। तो ये हमारा फाइनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो गया। और ये क्या बताता है, ये हमारा चेंज इन क्वांटिटी, ये इनिशियल प्राइस, चेंज इन प्राइस और ये इनिशियल क्वांटिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको उल्टा सीधा मत लिखिएगा एग्जाम में। इस तरीके से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये कैसे डिराइव हुआ वो भी हमने देखा कि किस तरीके से डिराइव हुआ।
अब क्वेश्चन जो है आपको किस तरीके से पूछेगा एग्जाम में, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, आपको सपोज 40% या 50% आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे दिया, और आपको यहाँ पे परसेंटेज में ना देके आपको किस तरीके से दे दिया कि चेंज इन प्राइस आपको दे दिया कुछ, और प्राइस इनिशियल प्राइस दे दिया, तो आपको ये परसेंटेज इन प्राइस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से? ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसको मैं एक क्वेश्चन से आपको दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन पहले ये देख लेते हैं कि इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम, प्राइस जो है वो फॉल्स कहाँ से कर रही है, पहले इनिशियल 28 है और ये फॉल कर गई कहाँ पे, 23 पे, यानी कि प्राइस क्या हो रही है, फॉल हो रही है। P1 क्या था, 28 था, और P2 क्या हो गया, 23 हो गया। अब इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि Q1 जो है पहले 50 था, तो Q2 क्या हो गया, अब वो 100 हो गया। अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, और ये कैसे डिराइव हुआ है ये आपको आना चाहिए। अब ये देखिए डेल्टा Q है, तो डेल्टा Q हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q2 माइनस Q1 करेंगे। Q2 कितना है, 100 है, और Q1 हमारा कितना है, 50। तो कितना आया डेल्टा Q हमारा, 50। तो चलिए डेल्टा Q की जगह हम लिख लेते हैं 50 अपॉन, अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा P। तो डेल्टा P कैसे निकालेंगे, डेल्टा P क्या होता है, इनिशियल अरे फाइनल माइनस इनिशियल, तो P2 माइनस P1। P2 कितना है, 23, और माइनस 28 कितना आया, -5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -5। अब ये जो माइनस साइन है ना, ये हमें ये नहीं बताता है -5 है, ये हमें क्या बता रहा है कि प्राइस में फॉल हुआ है, इसीलिए ये माइनस में वैल्यू आई है। अब P क्या है, इनिशियल प्राइस, तो इनिशियल प्राइस हमारा कितना है, 28, तो यहाँ पे 28 लिख लेते हैं। Q क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी कितना है हमारा, 50, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 50। अब ये 50 से ये 50 कैंसिल, तो अब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आएगा, 5.6, ये आ रहा है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि जो इलास्टिसिटी है, ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी, ये हाईली इलास्टिक है। ये हाईली इलास्टिक क्यों है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कमेंट करिए कि ये कैसी इलास्टिसिटी है। तो ये हाईली इलास्टिक है। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो हम डिसाइड इस तरीके से करेंगे कि प्राइस में फॉल होने से क्वांटिटी में राइज हो गया है। तो अगर प्राइस थोड़ा भी फॉल हो रहा है, हमने अभी ये पीछे देखा कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, थोड़े से क्वांटिटी में प्राइस में फॉल होने से जो हमारी क्वांटिटी है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई, इसको क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड, और जो की ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ विद द राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड। अब देखिए प्राइस ऑफ गुड P1 10 से कहाँ पे चला गया, 12 पे चला गया, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, फॉल हो गई, यानी कि Q जो है वो फॉल हो गई। फॉल को हम माइनस साइन से दिखाएंगे 40% से। अब हमें फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि अब हमें Q तो दिया ही नहीं है, तो हम डेल्टा P डेल्टा Q कैसे निकालें। तो यहाँ पे डेल्टा P डेल्टा Q निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा ये वाला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है। अब हम क्या देखें कि हमें ऑलरेडी तो परसेंटेज में क्वांटिटी दी ही हुई है, यानी कि ऊपर की वैल्यू हमें ऑलरेडी -40% तो दी ही हुई है। अब हमें क्या करना है, ये नीचे का हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चलिए नीचे का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हमने किस तरीके से देखा था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। तो डेल्टा P मतलब P2 माइनस P1, तो पहले यहाँ पे मैं डेल्टा P भी निकाल लेती हूँ। तो डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू क्या है, 12, P1 की वैल्यू क्या है, 10, कितना आया, 2। तो ये क्या हो गया, 2 अपॉन P मतलब इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस कितना है, 10 इंटू 100। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 20%। यानी कि ये जो हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया है, 20%।
तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4, तो -2। ये क्या है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई है -2, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 आने का मतलब है ये भी क्या है, हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा प्राइस है वो क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ गुड राइज कर रहा है। प्राइस ऑफ गुड राइज करने से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल करेगी, ये हमें पता है, ये इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस फॉल हो रही थी तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, अगर प्राइस राइज कर रही है तो क्वांटिटी घटनी चाहिए। तो पहले वाले इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, प्राइस जो हमारा हमारा है वो फॉल हो रहा था तो क्वांटिटी राइज हो रही थी, इसीलिए ये हाईली इलास्टिक था। अब दूसरे में क्या हो रहा है कि प्राइस राइज हो रही है तो क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी, प्राइस राइज होने से क्वांटिटी फॉल कर जा रही है, इसलिए ये भी हाईली इलास्टिक होगा। अगर ये कंडीशन होता कि प्राइस राइज होने से जो क्वांटिटी है वो राइज नहीं हो रही है या वो फॉल नहीं हो रही है, तब हम क्या बोलते हैं कि ये लेस इलास्टिक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन इनवर्स रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, इसीलिए हमारा ये हाईली इलास्टिक होगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की कि पूरे टॉपिक को आपको इंक्लूड करूं, और अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ों को। तो इसको एक बार एग्जाम से पहले देख के ही जाइएगा, ताकि आपका एग्जाम और अच्छा हो और आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी। ये तो मैंने आपको एक थोड़ा सा कोशिश की है कि आपको एकदम एंड मोमेंट पे आपको एक रिवीजन क्लास प्रोवाइड की जाए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और थोड़ी सी पॉलिश हो जाए और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।